Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Election and Representation. And under this chapter, we were discussing about proportional representation. And in this proportional representation, we have seen there are different variation in this representation. But the most important thing about this type of representation is that there is a proportion is maintained in this system कि whoever whichever party is getting uh, mm, whatever percentage of votes in the election, that party will get only that percentage of seats in the parliament also. As we have discussed about the FPTP also, and in that system what we find ki there is no correlation, we can say, or there is no proportion between the percentage of votes a party is getting in the election and the percentage of seats a party is winning in the पार्लियामेंट. उसके बीच में कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है. कांग्रेस को हमने देखा, कांग्रेस was able to win only 48% of the votes, but it won more than 80% of the seats in the Lok Sabha in the 1984 elections. So this is the lack of proportion. यहाँ पर representation जो है वो proportion में हो नहीं रहा है. So this is the problem which is associated with the FPTP system. And इस problem को कैसे खत्म कर सकते हैं? We can get rid of this problem by adopting the proportional representation. क्योंकि proportional representation में हर पार्टी को उतनी ही सीट मिलती है पार्लियामेंट के अंदर जितने की उसको परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलते हैं. ओके, एंड इसमें दो तरह के हमें वेरिएशन के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन. द वन विच इज एग्जिस्टिंग इन इजराइल एंड नीदरलैंड्स. इन दो कंट्रीज का हमने एग्जांपल दिया था कि इजराइल और नीदरलैंड्स में ये वेरिएशन ऑफ दिस proportional representation is there कि the whole country is considered as single constituency, or people give their vote not to the candidates but to the political parties. And before the election all the political parties of the country, they produce a list of candidates, and this list is according to the preference, according to the order. ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी एक लिस्ट इशू करती है बिफोर इलेक्शन जिसमें कि कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, और ये नाम क्या ऑर्डर में होता है. जैसे अगर जो भी कैंडिडेट उनका सबसे जिसको वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत पॉपुलर मानते हैं, एफिशिएंट मानते हैं, उसको वो ऊपर फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे जगह देंगे. इस तरह से ये ऑर्डर में पूरी लिस्ट तैयार होती है. उसके बाद पीपल विल गिव देयर वोट, they will give the vote to the political party, not to the candidates. ठीक है, और उसके बाद वोट्स की काउंटिंग होती है, एंड काउंटिंग में ये देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना परसेंटेज ऑफ वोट्स मिला है. अब जैसा जैसा वोट्स मिलेगा, जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगे उतने ही परसेंटेज ऑफ सीट्स उसको पार्लियामेंट में मिलेंगे. वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल कि सपोज अगर किसी पार्टी को 25% ऑफ द वोट्स मिल रहे हैं तो पार्लियामेंट में भी उसको 25% ऑफ द सीट्स मिलेंगे. अगर पार्लियामेंट में 500 सीट्स है तो 500 का 25% क्या होगा, 125 है ना. तो जिस पार्टी को 25% वोट मिला उस पार्टी को 125 सीट्स मिलेंगे 500 में. ठीक है, तो ये क्या है, एकदम प्रोपोर्शन में काम होता है. और इसका सबसे बड़ा जो हम बेनिफिट कहेंगे वो ये है कि कोई भी वोट बेकार नहीं जाता है. हर वोट इज गेटिंग यूज्ड, एवरी वोट इज रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. हर वोट का रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंगल वोट भी बेकार नहीं जा रहा है. जबकि एफपीटीपी में हमने क्या देखा कि वोट्स बेकार चले जाते हैं. सिर्फ 25% या 20% तक पाने वाले जो
कैंडिडेट्स होते हैं वो जीत जाते हैं इलेक्शन। तो किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ? सिर्फ 20% का रिप्रेजेंटेशन हुआ। बाकी के जो 80% लोगों ने अपने वोट दिए डिफरेंट कैंडिडेट्स को, वो वोट तो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो ये चीज यहाँ पर नहीं होती है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा हम इसको बेनिफिट कहेंगे। और इसी में एक दूसरा वेरिएशन भी हम देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का होता है, और ये जो दूसरा वेरिएशन है वो अर्जेंटीना और पोर्टुगल जैसे कंट्रीज में अडॉप्ट किया गया, जिसमें क्या होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री जो है वो सिंगल कंस्टिट्यूएंसी होती है, बल्कि कंट्री के अंदर कई सारे कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं, बट दीज कंस्टिट्यूएंसीज आर मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। अगर हम यहाँ पर ये जो पीआर का वेरिएशन हमें पोर्टुगल और अर्जेंटीना की में है, उसको अगर हम एफपीटीपी सिस्टम से कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि एफपीटीपी में भी कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं और यहाँ पर भी कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज। बट एफपीटीपी में एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट विन करता है, ओनली वन कैंडिडेट, or there is only one representative from each constituency. But in this system, in the proportional representation system, there can be so many members, so many representatives from a single constituency, जिसको कि हम मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो इस मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी में पार्टीज विल कंटेस्ट द इलेक्शन। यहाँ पर भी जैसा कि फर्स्ट वेरिएशन जो कि इजराइल और नीदरलैंड्स की बात हमने की, जिस तरह से वहां पर people give their vote to the political parties, not to the candidates. In the similar way, in this variation also, people give their vote to the political party, not to the candidates. ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें भी इलेक्शन के पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो लिस्ट अपनी निकालते हैं, बट लिस्ट क्या होता है, हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए अलग अलग लिस्ट निकलती है। The list which is issued by the political parties, that is different from for each constituency. हर कंस्टिट्यूएंसी से जितने मेंबर इलेक्ट होने हैं उतने मेंबर की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर कर देते हैं। सपोज किसी कंस्टिट्यूएंसी से अगर 10 कैंडिडेट इलेक्ट होने हैं, 10 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होने हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी वहां से अपने 10 कैंडिडेट की लिस्ट इशू कर देगी, एंड देन पीपल विल गिव देयर वोट। फिर काउंटिंग होगी और उस काउंटिंग में ये देखा जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वोट्स ईच पॉलिटिकल पार्टी इज गेटिंग, इट विल बी कैलकुलेटेड, और जितना परसेंटेज ऑफ वोट्स हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली ही उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो ये जो है, दिस इज द सेकंड वेरिएशन। इसके अलावा एक थर्ड वेरिएशन भी है जिसको कि हमारी कंट्री में भी अडॉप्ट किया गया है। वी हैव आल्सो दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बट दैट इज लिमिटेड ओनली फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इनके जो मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए जो इलेक्शन हमारी कंट्री में होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही होता है। और इसमें हमने थर्ड वेरिएशन को अडॉप्ट किया है, ना तो इजराइल वाले को हमने अडॉप्ट किया, ना अर्जेंटीना का वेरिएशन अडॉप्ट किया, बल्कि हमारे यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग की सिस्टम हमने अडॉप्ट की है। ठीक है, और अब हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करेंगे एफपीटीपी और पीआर सिस्टम को, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू system of representation. So the first difference what we observe between FPTP and PR is that under the FPTP system, the country is divided into small geographical units which are called constituencies. So the whole country is divided into small constituencies. And in PR system, we find that the whole country can be regarded as single constituency. In one of the variations, पूरी कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, या फिर जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी जो हमने बात की कि अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल में
मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं, वो कंस्टिट्यूएंसीज जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, पहले तो कंस्टिट्यूएंसी का नंबर एंड कंस्टिट्यूएंसी के साइज, इसमें डिफरेंस होते हैं दोनों में, एफपीटीपी और पीआर में। अब अगर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है इन एफपीटीपी। और अगर हम पीआर सिस्टम को देखेंगे तो क्या होता है कि पीआर सिस्टम के अंदर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी। अगर हम सेकेंड वाले वेरिएशन को देख रहे हैं पीआर सिस्टम के, तो उसमें हम क्या पाते हैं कि मोर देन वन representative can be elected from the same constituency. And then the third difference is in the FPTP system, the voters vote for a candidate. In FPTP system, the voters never vote for a political party. हम जब भी बैलेट पेपर पे या ईवीएम मशीन पे अपने यूज करते हैं राइट टू वोट को, तो हम उसमें जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं हमारे इलेक्शन में, जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे होते हैं इलेक्शन में, उनका नाम लिखा होता है और उनके नाम के आगे उनकी पार्टी का सिंबल होता है, और वहीं पर हम उनको बटन दबाते हैं, या फिर अगर पहले बैलेट बॉक्स होता था तो वो अंगूठा लगाते थे। तो दैट इज डिफरेंट, मतलब जो एफपीटीपी सिस्टम है उसमें हम कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं, बट if we see in the system of PR, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, उसमें हम कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम पॉलिटिकल पार्टी को अपनी वोट देते हैं। तो दिस इज one of the most important difference between these two system. And then what we find कि in the FPTP system, a party which gets more seats, a party get more seats than votes in the legislature. It is very much possible कि कोई पार्टी ऐसी हो सकती है जिसको कि सीट्स ज्यादा मिल रहे हैं और उतना वोट नहीं मिला है, but it is getting more seats than votes. And then we see that in the system of PR, what is happening that the proportion of percentage of vote is similar to the मेंबरशिप इन द लेजिस्लेचर। ये जो प्रोपोर्शन का गैप है वो एफपीटीपी में मिलता है कि किसी पार्टी को वोट्स ज्यादा मिले, सीट्स कम मिले, किसी पार्टी को वोट्स कम मिले, सीट्स ज्यादा मिले। तो इसमें कोई प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होता है। और जब पीआर सिस्टम को हम देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हर पार्टी को जो है वो उतना ही सीट मिलता है जितना कि उसको परसेंटेज ऑफ वोट मिले होते हैं। एंड नाउ वी विल सी कि candidates who wins the election may not get majority votes in FPTP system. majority का मतलब हमेशा जब भी हम कहेंगे कि majority, तो इस majority का meaning क्या होता है, this is completely this should be completely clear in your mind कि जब भी हम majority की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है one more than half। जो भी टोटल नंबर है, टोटल नंबर के हाफ से एक अधिक। सपोज करो x इज द टोटल नंबर, तो x का हाफ प्लस 1। अगर इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा 51% होगा, मतलब 1 मोर देन हाफ। अगर टोटल 100 लोग हैं तो उसका हाफ पहले निकालेंगे और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 50 प्लस 1 51। तो जब भी हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 51%। तो इन द एफपीटीपी सिस्टम व्हाट वी फाइंड दैट देयर इज नो क्राइटेरिया कि इफ इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट गेट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है वो जीत जाएगा, ठीक है। And in the PR system what we find कि वही कैंडिडेट जीतता है जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलेगा तो वो, क्योंकि एक तो कैंडिडेट को इलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है, पार्टीज का इलेक्शन हो रहा है,
और पार्टीज जो हैं, पार्टीज को लोग वोट दे रहे हैं और पार्टीज को उसी हिसाब से सीट मिलेंगे जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है। तो इसमें क्या होता है, जो भी कैंडिडेट, whoever is there in the parliament as the representative of people, that person is having support of the majority of the people। ठीक है, उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनकर जा रहे हैं उनको मेजोरिटी का सपोर्ट मिला होता है। एंड एफपीटीपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो यूके और इंडिया है। और पीआर सिस्टम का एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे इजराइल है, नीदरलैंड्स है, अर्जेंटीना है, पोर्चुगल है। ओके, एंड नाउ वी विल सी हाउ द members of Rajya Sabha are elected by this proportional representation system. We have adopted, our constitution makers have adopted the third variation of PR, and that is single transferable vote system. And in this, what we find, first of all, you must know that Rajya Sabha is the representative body of states. जैसे कि नाम से you can understand by the name only, it is Rajya Sabha, it is the council of states, है ना। तो इसमें किसको रिप्रेजेंटेशन होता है, किनका रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि हर स्टेट को से कुछ मेंबर्स फिक्स कर दिए जाते हैं, हर स्टेट से कितने मेंबर आएंगे। और ये कैसे, किस बेसिस पे फिक्स होता है, इट इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस स्टेट का ज़्यादा पॉपुलेशन होता है वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जहाँ का कम पॉपुलेशन होता है वहाँ से कम रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ओके, तो इस तरह से हर स्टेट को सीट्स दे दिए जाते हैं कि वहाँ से कितने आएंगे मेंबर्स। और इसमें वोटर्स कौन होते हैं, हु आर द वोटर्स हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने वाले कौन लोग होते हैं, दीज आर द एमएलएस। ठीक है, जैसे यूपी है हमारे, यूपी से मेंबर जाएंगे राज्यसभा के लिए, बिकॉज यूपी इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब यूपी से जो मेंबर जाएंगे राज्यसभा के लिए, उन मेंबर्स को कौन इलेक्ट करेगा, हु विल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु आर गोइंग फ्रॉम यूपी। तो जो यूपी की हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, these members of legislative assembly will elect the members of राज्य सभा। अपनी जो उनकी राज्य है वहां से जो मेंबर को वो चुनेंगे, वो MLAs जो है वो उनको चुनेंगे। ठीक है, so every voter is required to rank candidates according to her or his preference। इसमें सबसे पहली जो बात हम देख रहे हैं कि कैसे वोटिंग हो रही है। सबसे हमने तो देख लिया कि राज्यसभा क्या है, कौन इसके मेंबर होते हैं, कितने कैसे मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कितने मेंबर्स आते हैं, किस बेसिस पे, एंड कौन इसमें वोटर्स होते हैं। अब वोटिंग जो की जा रही है दैट इज द मेन फोकस, है ना। कैसे वोटिंग की जाएगी, सबसे पहला चीज जो है वो यही है कि इसमें वोटर जो होता है वो सिर्फ ये नहीं कि बस एक कैंडिडेट को उन्होंने वोट दे दिया काम हो गया, नो, वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स। हर कैंडिडेट को उनको रैंकिंग देनी है कि मान लो 8 कैंडिडेट्स हैं, तो ये नहीं कि 8 में से एक को उन्होंने वोट दे दिया हो गया काम, 8 कैंडिडेट को वो वोट देंगे, बट कैसे देंगे, रैंकिंग, जैसे ABCDEFG H, है ना, H तक मान लो 8 कैंडिडेट्स हैं, तो वो जैसे किसी ने B को फर्स्ट रैंक दिया, H को सेकंड रैंक दिया, E को थर्ड रैंक दिया, ऐसे करके हर किसी को, सारे कैंडिडेट्स को उनको रैंक देना है, पहली चीज। ठीक है,
तो और रैंक वो कैसे देंगे, वो अपने हिसाब से, उनको जिसको भी वो फर्स्ट रैंक देना चाहे फर्स्ट रैंक देंगे, सेकंड रैंक देना चाहे सेकंड रैंक देंगे। ऐसे करके जितने भी कैंडिडेट हैं सबको उनको रैंकिंग करनी होगी, ठीक है। और इसके बाद वोटिंग तो हो गई, उसके बाद अब कौन विनर होगा, हु विल बी द विनर। द विनर होगा वही होगा जो कि एक मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स जिसको मिले होंगे वही विनर होगा। और ये मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स जो है वो एक फॉर्मूला से डिटरमाइन होता है, ठीक है। जो मिनिमम कोटा ऑफ वोट हम कह रहे हैं वो कैसे डिटरमाइन होता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय अ फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो है वो ये है कि टोटल वोट्स पोल्ड, जितना की वोटिंग हुई है, ठीक है, टोटल वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय total number of candidates total number of candidates to be elected, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट होना है प्लस 1, इससे टोटल वोट्स पोल्ड को हमको ये करना है, डिवाइड करना है। और जो भी कोसेंट आएगा उसमें क्या करना है, प्लस 1। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही इलेक्शन होता है। जिसको ये मिल जाता है इतना वोट, वो विन कर जाता है इलेक्शन को। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। सपोज 4 राज्यसभा मेंबर्स हैव टू बी इलेक्टेड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड क्या है, 4 है। टोटल 4 मेंबर हैं जिनको की इलेक्ट करना है एमएलए को, ठीक है। और कितने एमएलए हैं, एमएलए जो है वो उनका नंबर है 200 एमएलए आर देयर who are going to vote for the election of the members of Rajya Sabha, and this is the case of Rajasthan. We are considering of Rajasthan, okay। राजस्थान से 4 मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, राजस्थान के 4 मेंबर होंगे राज्यसभा में। राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 200 मेंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया टोटल वोट्स पोल्ड, कितने पोलिंग होगी 200 की, बिकॉज नंबर ऑफ एमएलए यही है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 4 है, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1, है ना। फॉर्मूला को अगर हम देखें तो उसमें प्लस 1 है, तो हमने भी 4 + 1 कर दिया, और फिर इस पूरे में 1 ऐड करना है हमें। तो अगर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 5, 40 + 1, सो 41। तो जिस किसी भी कैंडिडेट को 41 वोट्स मिलेंगे, वो कैंडिडेट जो है वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएगा कि यस ही इज इलेक्टेड, ठीक है। अब लोगों ने वोट दे दिया, रैंकिंग कर दी, और हमें पता है कि 41 वोट्स जिसको मिलेंगे उसको हमें इलेक्ट करना है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होगा कि वोट्स की काउंटिंग जब की जाएगी तो प्रेफरेंस वाइज काउंटिंग होगी। उन सारे वोट्स कैंडिडेट्स जिनको कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कितने वोट मिले हैं पहले ये देखा जाएगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं 8, मान लो जितने भी 8 कैंडिडेट अगर खड़े हैं इलेक्शन में, ठीक है, और किसको फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने वोट मिले हैं सबसे पहले वो काउंट किया जाएगा। अगर इन 8 कैंडिडेट में किसी भी एक कैंडिडेट को ये समझ में पता चल गया कि हाँ फर्स्ट प्रेफरेंस में ही उसको 41 वोट्स मिल चुके हैं, तो ही विल बी द विनर। एक कैंडिडेट हमें मिल गया कि जिसको कि फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे उसने 41 सीट्स पा लिए, 41 वोट्स मिल गए, तो वो इलेक्टेड हो जाएगा। अब क्या होगा, सपोज करो कि
पहले प्रेफरेंस वाले वोट को काउंट किया गया और उसमें सभी कैंडिडेट नहीं मिल पाए। एक कैंडिडेट मिला 41 का, बाकी जो 3 कैंडिडेट थे वो नहीं मिल पाए। ठीक है, एक ही था जिसको 41 मिला फर्स्ट प्रेफरेंस में, बाकी किसी को भी नहीं मिला। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि the candidate who secured the lowest votes of first preference is eliminated। फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसको भी सबसे कम वोट मिले हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसको सबसे कम वोट मिला है उसको हटा दिया जाएगा और उसके जो वोट्स हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला बात क्या हो गया, एलिमिनेशन। किसका एलिमिनेशन हो रहा है, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे कम वोट मिले। ठीक है, दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ वोट्स। वोट्स की ट्रांसफरिंग हो रही है। कैसे ये ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर ऐसे हो रहा है कि जिसको एलिमिनेशन हुआ उसके जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे उन कैंडिडेट्स को who are mentioned as second preference on those ballot papers। ठीक है, जिन जिन लोगों ने इस जिसका एलिमिनेशन हुआ उसको कुछ लोगों ने तो दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया था वो वाली वोट जो है उसी बैलेट पेपर में जिनको सेकंड प्रेफरेंस दिया गया था उसको वो वोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर से काउंटिंग होगी इसमें। अब फिर से जो काउंटिंग होगी, फिर अगर मान लो किसी को 41 वोट्स मिल जा रहे हैं तो वो इलेक्टेड हो जाएगा, नहीं मिले हैं तो फिर वैसे ही सबसे जिसको कम वोट्स मिल रहे हैं उसको एलिमिनेट करके फिर उसके वोट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमको ये 4 कैंडिडेट नहीं मिल जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और that is the reason why our constitution makers have not adopted this PR system। क्योंकि PR सिस्टम में सबसे प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ आती है वो यही आती है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और we all know when we became independent, at that time in our country the literacy rate was very low and डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना that was the greatest challenge at that time। क्योंकि वो जो समय था उस समय तक में एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे यहाँ सबको दे दिया गया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन or any consideration, everyone was given right to vote। only 2 criteria was there, citizenship and age। इसके अलावा और कोई भी तीसरा क्राइटेरिया नहीं रखा गया। तो एक तो हमने एडल्ट फ्रेंचाइज सबको दे दिया। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे सामने थी वो ये थी कि डेमोक्रेसी जो है वो अभी तक 1950 की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय डेमोक्रेसी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ही डेमोक्रेटिक थे और ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो रिच थे एज वेल एज पीपल वेर एजुकेटेड देयर। अगर हम उन कंट्रीज के सिचुएशन की कंपैरिजन अपनी कंट्री से करें उस समय की जो इंडिया की कंडीशन थी, एक तो पॉवर्टी बहुत बुरी कंडीशन थी, लोग बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी लोगों के बीच में, और दूसरी इलिटरेसी। ऐसे सिचुएशन में भी हमने यूरोपियन कंट्रीज की तरह अपने कंट्री में मतलब तो सबको दे दिया राइट टू वोट और डेमोक्रेसी को हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज थी और जो इंडिया का पहला इलेक्शन हुआ उसको कहा गया गैम्बल ऑफ द हिस्ट्री, कहा गया कि सबसे बड़ा गैम्बल है हिस्ट्री का, कि इतने सारे जो अशिक्षित हैं जो लिटरेट लोग हैं
उनको राइट टू वोट इंडिया में दे दिया गया है, और एक तरह का ये जुआ हो रहा है, जिसका जो परिणाम जो आएगा वो नेहरू जो है वो उसको उस परिणाम को भुगतेंगे। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने अपने आप को प्रूव कर दिया कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर कंट्री, इन स्पाइट ऑफ बीइंग illiterate, the elections were conducted in a very successful manner. Results were also successful. Everyone accepted the result. तो इस तरह से ये हमारी जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी उसको पूरा करने के लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लगे हुए थे। और ऐसे में यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर हम पीआर सिस्टम को अडॉप्ट करते तो क्या कंडीशन होती। पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे उनको वोट करना है, तो ये प्रैक्टिकली सही नहीं डिसीजन होता। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एफपीटीपी को अडॉप्ट किया, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको किसी जिसको भी आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप उसको वोट दिए, काउंटिंग भी बहुत आसान है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी बहुत आसान है, तो एवरीथिंग वाज इजी। So we will continue our discussion and regarding this topic in the next class.